बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 के रिमेनिंग जो प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करेंगे। जो पहला न्यूमेरिकल है आपके पास वो है अ ट्रैवलिंग साइन वेव इज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू अदर साइन वेव्स। एक साइन वेव आ रही है जो कि दो साइन वेव से मिल के बनी है। यानी कि साइन वेव क्या होती है, आपकी जो साइन के फंक्शन को फॉलो करती है। ये आपकी दो साइन वेव है। तो लेट्स सपोज इन दो साइन वेव से मिल के आपकी एक साइन वेव बन रही है। ठीक है, रिजल्टेंट साइन वेव बन रही है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यानी एम्पलीट्यूड का जो फैक्टर है वो y1 है। इसका हम मान लेते हैं लेट्स सपोज y2 है और रिजल्टेंट वेव का y है। तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल जो कहता है वो ये कहता है कि जो इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो बराबर होगा y1 प्लस y2। इनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट को आप अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये साइन का फंक्शन है तो ये साइन के फंक्शन को फॉलो करेगा। तो अब साइन के फंक्शन को फॉलो करेगा तो साइन का फंक्शन क्या होता है, इस पर हमें थोड़ा फोकस करना होगा। सबसे पहले हम डेटा की तरफ चलते हैं। तो इसे जो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है डेटा में, हम मान लेते हैं कि लेट्स सपोज ये जो दो डिस्प्लेसमेंट इसने मुझे दिए हैं, y1 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वही y2 के लिए डिस्प्लेसमेंट है और दोनों का डिस्प्लेसमेंट है वो है 5 सेंटीमीटर। जबकि इन दोनों से मिलकर जो बड़ी वेव बनी है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी, वो है आपका 6.69 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है फेज डिफरेंस जो है वो मालूम करें। फेज डिफरेंस को 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, अगर हम सोल्यूशन की तरफ चलें तो सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है वो हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। अगर हम बात करने के लिए जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट फंक्शन की, तो y जो है वो आपका बराबर होता है y इज इक्वल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर मैं कहता हूँ ये पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट है तो उसे हम कह देते हैं y1। दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट जो है y2, उसका फार्मूला होगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखिए के एक्स जो है यहाँ पर वेव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेव लेंथ पे डिपेंड करता है। ये तो वेव लेंथ उसने कहा है कि दोनों की सेम है, तो क्योंकि दोनों की वेव लेंथ सेम है तो ये फंक्शन सेम रहेगा। मजीद ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब ये फंक्शन भी सेम रहेगा, क्योंकि जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है। सही है ना, 2πf के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपका क्या है, फिक्स रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। लेकिन फेज में डिफरेंस है तो मैं कहता हूँ चलो थोड़ी एक वेव जो है वो -5 के डिफरेंस से जो है ना अलग है। तो ये दो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट फंक्शन आ गए y1 एंड y2। इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो इस फार्मूले से निकलेगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी कि इन दोनों को आपने जमा कर लेना है सिंपली। तो अगर मैं इनको जमा करने के लिए जाऊँ तो y मेरे पास बराबर आ जाएगा, y1 की जगह मैं रखूँगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, फिर प्लस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी -5। ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर अप्लाई होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला जो है वो है अगर साइन a प्लस बी कहीं पर आ जाए। अब साइन a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी क्या है, अगर आप नोटिस करें तो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है a को यहाँ पर और ये रिप्रेजेंट कर रहा है b को। तो a जो है वो है आपके पास के एक्स माइनस ओमेगा टी और b जो है वो है आपके पास के एक्स माइनस ओमेगा टी -5। इसके अंदर आप देखें ये कहता है कि बराबर होता है 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2। अब ये जो a प्लस बी है इसका मतलब इन दोनों को जमा करना है। तो अगर मैं a प्लस बी वैसे ही यहाँ निकाल लूँ रफ वर्क में, मैं a प्लस बी आपको दिखाऊँ क्या आएगा। तो देखिए ये दोनों जमा होकर हो जाएंगे 2 के एक्स और ये हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा टी। लेकिन ये तो किसी से जमा नहीं हो रहा तो माइनस का साई एज इट इज रहेगा 5। और अगर मैं a माइनस बी चेक करना चाहूँ, a माइनस बी क्या होगा, तो माइनस में माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस, यानी कि a माइनस बी बराबर होगा ओनली 5/5 के। अच्छा, अब मैं इसे यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पर रफर में आपको समझाया है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, मैं यहाँ पे पुट करने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 साइन, अब ब्रैकेट, अब ये हो जाएगा 2 के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। ठीक है जी। और बल्कि -5/2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -5/2 और ये हो जाएगा cos 5/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब y इज इक्वल टू, इसे लिख सकता हूँ मैं 2 साइन, अब ये 2 अगर मैं सबसे डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे भी सॉरी 2 आएगा,
अगर मैं 2 सबसे डिवाइड कर दूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे के एक्स, फिर माइनस ओमेगा टी और प्लस 5/2 माइनस 5/2, ठीक है जी। और यहाँ पे बचेगा कॉस 5/2। अब देखिए ये जो के एक्स माइनस ओमेगा टी का फंक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनके डिस्प्लेसमेंट को, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट जिनका था y1 या y2 ले लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ y बराबर है, इसको y1 ले लो या y2 ले लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, 2 ये पूरा फंक्शन आपका ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ही है y1 जैसे y2 का, लेकिन ये इंडिविजुअल का फंक्शन है। तो लेट्स सपोज मैं इसे कह लेता हूँ कि ये y1 है, ऑल दो के y1 और y2 सेम है, ठीक है जी। और बचेगा मेरे पास cos 5/2। अब हमारे पास वैल्यूज़ मालूम है, हमारे पास y जो है वो कितना है 6.69 सेंटीमीटर, 2 इंटू y1 और y2 दोनों सेम है 5 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं करा क्योंकि रेशियो बन जाएगा तो वो सेम यूनिट में चला जाएगा, यानी कि यूनिट लेस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं करा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी हमारे पास ये 2 5 10 हो जाएगा, तो 6.69 डिवाइडेड बाय ये 10 नीचे डिवाइड में आ जाएगा और आपके पास बचेगा cos 5/2, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इसे डिवाइड करें 10 से और cos को इस तरफ भेज देते हो जाएगा cos इनवर्स, ठीक है जी। तो हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 0.669 5/2। तो कैलकुलेटर की मदद से हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे cos 0.669, ठीक है। cos इनवर्स हमारे पास आएगा 0.669 का, वो आएगा 48.0, तो 48 ही लगा लेते हैं। तो आ गया 48 और ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये जो फाई हमारे पास आएगा ये आएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 96। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 96 डिग्री। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। कहता है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ गिटार स्ट्रिंग बाय 4%, डिक्रीज करनी है फ्रीक्वेंसी 4%, बाय व्हाट परसेंट शुड यू रिड्यूस द टेंशन, टेंशन को कितना रिड्यूस करना होगा ये बताएं। ये भी आपका एक इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर हम इसका डेटा बनाए तो डेटा के अंदर देखिए कह रहा है, जो सपोज कर लेते हैं फिलहाल हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, लेट हमने कहा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उसे हम ले लेते हैं कि वो f1 है, ठीक है जी। उसे रिड्यूस करना है बाय 4%, इसका मतलब जो f2 है मेरे पास, f2 वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f1 में से माइनस कर दो 4% ऑफ f1, तो जो जवाब आएगा वो f2 होगा। यानी कि ओरिजिनल में से कितना रिड्यूस कर दिया, 4% ऑफ f1 रिड्यूस कर दिया, यानी कि मेरे पास f2 जो आएगा वो आएगा f1 एज इट इज़, परसेंट को जब आप हटाते तो ये हो जाएगा 0.04 और ये f1 एज इट इज़। तो आपके पास बेसिकली f2 कितना आ रहा है, आप इसे अगर माइनस करेंगे क्योंकि f1 और ये f2 माइनस हो सकते हैं, 0.96% ऑफ f1 हो चुकी होगी, यानी कि f2 आपकी ये होनी चाहिए, ये सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसके लिए हम टेंशन को कितना रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर मैंने ले लिया लेट जो आपकी टेंशन है, टेंशन जो कि आपकी इनिशियल है वो हमने ले ली, वो है T1, और जो टेंशन आपकी फाइनल है, टेंशन जो आपकी फाइनल है, ठीक है जी, वो हमने ले ली T2। ये इनिशियल है टेंशन आपकी और ये फाइनल है। तो इसमें कितना डिक्रीज आया होगा, T2 में कितना डिक्रीज आया होगा, डिक्रीज मालूम करना है, यानी कि हमें मालूम ये करना है चेंज इन टेंशन कितना आया होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास फार्मूला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रिलेट करवा रहा है टेंशन के साथ, वो फार्मूला है F1 इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टेंशन अपॉन लीनियर डेंसिटी। अब देखिए सारा दारोमदार आपकी टेंशन का है, लीनियर डेंसिटी और लेंथ के ऊपर वो कह रहा है कि कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ लेट के एक कांस्टेंट है जो बराबर है 1/2L अंडर रूट म्यू के, यानी कि 1/2L और ये अंडर रूट म्यू जो है, इस पूरी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी की जगह मैं ले सकता हूँ के। तो F1 अब बराबर हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा के इंटू अंडर रूट T1, टेंशन चेंज हो रही है। और इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ F2 किसके बराबर हो जाएगा, तो F2 बराबर हो जाएगा के अंडर रूट T2 के।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैंने डिवाइड करूँ तो हो जाएगा F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट T1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट T2। क्योंकि हमें अंडर रूट खत्म करना है तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा F1 डिवाइडेड बाय, अब देखें F2 कितना है 0.96 ऑफ F1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे दोनों, T1 डिवाइडेड बाय T2। अब F1 से F1 आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ बच रहा है 1/0.96, ठीक है। और अगर आप T2 को इधर ले आएँ और इसको इधर भेज दें, इसका जो स्क्वायर है उसको इधर भेज दें, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, तो T2 आपके पास आ जाएगा 0.96 का स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने भी नहीं लिया, टाइम्स T1, क्योंकि देखें यहाँ स्क्वायर इस पर भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये मल्टीप्लाई होगा इससे और ये 0.96 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब 0.96 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, 0.96 का अगर आप स्क्वायर लें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.9216, तो T2 आपके पास आ गया 0.9216 टाइम्स T1। अब हमें निकालना है कितना डिक्रीज आया, तो हमें निकालना है बेसिकली डेल्टा टी, तो डेल्टा टी बराबर होता है T2 माइनस T1 के, तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा T2 की जगह हमने रख दिया 0.9216 T1 और T1 हमें पता ही नहीं, इसकी जगह T1 है, ठीक है। तो अब मेरे पास डेल्टा टी चेंज इन टी जो है वो आ गया, माइनस करेंगे इसको -1, 0 पॉइंट ये आ जाएगा माइनस का 0.0784। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें परसेंटेज निकालना होता है चेंज इन वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेवलेंथ, यानी कि यहाँ पे T1 था, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.0784 T1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय T1। T1 से T1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो चेंज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है T1 में, माइनस को उधर शिफ्ट कर देते हैं, जो ये बता रहा है कि डिक्रीज हुआ है, ठीक है जी, वो आ रहा है ऑलमोस्ट 7.8%, परसेंटेज में हमने जवाब लिख दिया, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और नेगेटिव यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। अगला सवाल है आपका, आई स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, इसका पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा के अंदर एक स्ट्रिंग है जो कि 2 मीटर लॉन्ग है, तो हमने ले लिया लेंथ उसकी है 2 मीटर, फिक्स एट बोथ एंड, दोबारा से सेंटर से उसी से प्लग किया जा रहा है, से ब्लू किया जा रहा है सेंटर से, और इट टेक 0.05 सेकेंड फॉर द पल्स टू ट्रेवल टू बोथ एंड, यानी कि जो लूप एक जनरेट हो रहा है वो ट्रेवल करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो टाइम ले रहा है वो टाइम ले रहा है 0.05 सेकेंड। आपने बताना है कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपने F1 निकालनी। अब देखिए बात दरअसल ये है कि यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि एक लूप जनरेट हो रहा है, एक लूप जो ट्रैवल हो रहा है ना, अगर स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स है और इसके अंदर आप एक लूप जनरेट करवा देते हैं, ठीक है जी, एक लूप जनरेट करवा देते हैं, तो जो एक लूप ट्रैवल हो रहा है ये हाफ अ वेवलेंथ होता है, हाफ अ वेवलेंथ होता है। तो अगर फुल वेवलेंथ होता, यानी कि इसी को मैं कंप्लीट कर दूँ, फुल वेवलेंथ होता, ये पूरी एक वेवलेंथ बन जाएगी, ये ऐसे वेवलेंथ बनती है, एक वेवलेंथ होती है इस तरह, तो एक वेवलेंथ बन जाएगी। तो फुल वेवलेंथ को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, ज़ाहिर है हाफ अ वेवलेंथ को ट्रैवल करने में 0.05 सेकंड लग रहे हैं, तो फुल वेवलेंथ को ट्रैवल करने में, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल वन कंप्लीट वेव, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम T से, इस T से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हाफ अ वेवलेंथ का टाइम है। तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 0.1 सेकेंड। अब ये फंडामेंटल का टाइम पीरियड आ गया, ठीक है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड। तो अगर आपने F1 निकालना है तो आप रेसिप्रोकल कर लें इसका 1/T, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो टाइम पीरियड आ जाएगा 1/0.1, तो F1 आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10 हर्ट्ज, ये आपका सिंपली आंसर। अगला जो सवाल है आपका ये है डॉपलर इफेक्ट का फिनोमेना। डॉपलर इफेक्ट का जब मैं आपको केस समझाऊंगा तीनों तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। जनरली ये आपका वो केस है जिसके अंदर आपका ऑब्जर्वर मूव हो रहा होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई मिलती है। इस तरह जब मीडियम मूव हो रहा होता है देन अगेन आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई मिलती है। तो जो डॉपलर इफेक्ट की डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन हमने डॉपलर इफेक्ट की करनी है, उसके अंदर एक डेरिवेशन है F' इज इक्वल टू V प्लस
वी ओ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को ऐड करते हैं, या ऑब्जर्वर की जगह मीडियम आ जाएगा तो मीडियम की वेलोसिटी को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता तो हो जाता है वेलोसिटी इनटू फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला होगा इसके लिए, ठीक है जी। और दूसरे वाले केस में अगर हवा जो है उसके अपोजिट चल रही है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लें हवा जो है वो इस तरह चल रही है, ये हवा या कोई भी मीडियम कह लें जो मूव कर रहा है, और हम जो बोल रहे हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये अपोजिट केस हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, फार्मूला हो जाएगा वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी टाइम्स एफ। ये केस 2। और केस 1 में क्या है, अगर हवा ऐसे चल रही है, ठीक है जी, हवा इस तरह चल रही है, तो हम भी इसी तरह बोल रहे हैं, इसी डायरेक्शन में हम बोल रहे हैं, इसी तरह हमारा साउंड ट्रैवल करते जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प आउट करेंगे तो साउंड तेज़ी से ट्रैवल करेगा, तो मीडियम की जो वेलोसिटी है वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो दो फार्मूले जनरली इसके ड्राइव हो जाएंगे, ये दोनों फार्मूले हम डॉपलर इफेक्ट में भी ड्राइव कर चुके हैं। आखिरी सवाल है आपका, कहता है ट्रेन साउंड्स इट whistle while passing by a railroad crossing. An observer at crossing measured the frequency of 219 Hz as the train approaches the crossing and the frequency of 184 Hz as the train leaves. यानी कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में, ये आपका वो केस है जिसके अंदर आपका ऑब्जर्वर रेस्ट में और सोर्स मूव हो रही है, ठीक है। तो इन दैट केस वो आपसे कह रहा है कि भाई जब उसने फ्रीक्वेंसी पहली मरतबा सुनी, से F1 कह लेते हैं, तो उसने फ्रीक्वेंसी सुनी 219 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी है अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी, जब वो अप्रोच हो रहा था, ठीक है, जब वो करीब आ रहा था, ठीक है, उसको हम अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। और फिर उसने दोबारा F1 सुनी, लेकिन F1 कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं इसे, और ये हमारी हो गई वो फ्रीक्वेंसी 184 हर्ट्ज, तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जब वो लीव दूर जा रहा था, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि बताएं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या थी, ठीक है, और वेलोसिटी क्या थी ट्रेन की वेलोसिटी क्या थी, यानी कि जो सोर्स की वेलोसिटी जिसको हम डेरिवेशन के अंदर सोर्स की वेलोसिटी कहते हैं, वो मालूम करने के लिए कह रहा है। तो हम ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो फार्मूला लग रहा है वो एक ही है, लेकिन प्लस माइनस के फ़र्क से लग रहा है। देखिए सोल्यूशन के अंदर जो फार्मूला है हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ कॉम्प्लीमेंट का, वो फार्मूला है वेलोसिटी इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। यहाँ पे ट्रेन है तो ट्रेन ले लेते हैं, ये फार्मूला है। अच्छा, इस फार्मूले में माइनस उस वक्त अप्लाई होता है जब अप्रोच कर रही हो, और प्लस उस वक्त अप्लाई होता है जब लीव कर रही हो, ठीक है ना, फार्मूला ये लगेगा। तो अब सोल्यूशन में हम चलते हैं मजीद। पहले मैं कह देता हूँ फर्स्ट केस के अंदर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है एफ कितनी, F1, और उसके लिए फार्मूला क्योंकि अप्रोचिंग वाला लगना है तो हम प्लस वाला देंगे इसमें से, एफ वेलोसिटी इंटू फ्रीक्वेंसी, ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी इंटू फ्रीक्वेंसी, और ये वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो मेरे पास जनरली क्या हो जाएगा, ये वी और एफ दोनों के सेम होंगे, तो हम ये काम करते हैं वी और एफ की वैल्यूज़ जो है ना, वी की वैल्यू पुट नहीं करते। वैसे तो स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 340, वेलोसिटी में गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड वेलोसिटी यहाँ लिख लेता हूँ, वेलोसिटी में गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम ये रख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं रखूँगा क्योंकि कैंसिल आउट हो जाना है इसलिए जब मैं डिवाइड करूँगा, तो इसलिए पहले मैं आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ। F2 मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी इंटू एफ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। जब दोनों डिवाइड होंगी तो मेरे पास आ जाएगा F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, अब देखें F1 ऊपर आ रहा है तो मैं इसे इस तरह लिख रहा हूँ, वेलोसिटी F डिवाइडेड बाय वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मल्टीप्लाई बाय, जब आप मल्टीप्लाई में लिखते हैं डिवाइड को तो रिवर्स करके लिखते हैं, तो ये वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इंटू फ्रीक्वेंसी। अब ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, बाकी अब हम वैल्यूज पुट करके ट्रेन की वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। F1 हमारे पास कितना है 219, F1 डैश कितना है, F2 इसको बोले जनरली, F1 डैश था, ठीक है, F2 बोल लेते हैं, चलो F2 बोल देते हैं, ठीक है। F2 कितना है हमारे पास 184 इज इक्वल टू, तो ये वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अच्छा, मजीद ये है कि ये भी हमें मालूम है वेलोसिटी क्या है, 340 है। पहले हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 219 डिवाइडेड बाय 184, आंसर आ रहा है 1.19, तो आ गया 1.19 इंटू 340 माइनस वी टी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, और यहाँ पर आ गया v प्लस वी टी। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 340
ये हो जाएगा 404 माइनस 1.19 VT इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 340 और ये हो जाएगा प्लस VT। अब ये उधर चले जाएगा ताकि प्लस हो जाए, VT है ना ये इसमें जमा हो जाएगा, और 340 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो देखो 404 माइनस 340 और ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 1.19 VT प्लस VT। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 340, ये आ जाएगा 64.67, ये आ जाएगा 64.67 और डिवाइडेड बाय 2.19, ये दोनों जमा होकर ये 1 है ना, तो 2.19 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ VT बचेगा। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2.19 से, आंसर आ रहा है 29.5 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास जो ट्रेन की वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 29.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें जो है वो निकालनी है कि भाई ट्रेन की वेलोसिटी तो आ गई, फ्रीक्वेंसी क्या थी, एफ निकालना है। तो इस फार्मूले पुट करने, इसको कर दें पुट इन 1, जब 1 में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F1 कितना है 219 इज इक्वल टू वेलोसिटी है 340, ठीक है जी, और F हमें मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी F एज इट इज, डिवाइडेड बाय V माइनस वी टी, यानी कि 340 माइनस वी टी कितना है 29.5। अभी जो पूरा फैक्टर है ये माइनस होगा और माइनस होकर दूसरी तरफ चला जाएगा, 219 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 340 माइनस 29.5, सही ना। तो हमारे पास जो जवाब आएगा, सही है, वो होगा 310.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 219 से। तो सिचुएशन ये हो जाएगी कुछ कि मेरे पास आ जाएगा 219 यहाँ से जिनको मल्टीप्लाई करके जवाब आया वो था 310.5 और डिवाइडेड बाय जो 340 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो इज इक्वल टू F। तो फाइनली F हमारे पास कितना आ जाएगा, 219 मल्टीप्लाई बाय 310.5 डिवाइडेड बाय 340, 199.99, 199.99, इसको राउंड ऑफ कर दो तो हो जाएगा ऑलमोस्ट 200 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 200 हर्ट्ज, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।